हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनुज में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथ का। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मिलेगा सब्जेक्ट मैथ और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो मैथ का पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, चाहे क्लास 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th और चाहे 12th। तो मैथ का सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जितने लोग तैयारी करना चाहते हैं, जितने लोग 9, 10th, 11, 12th में हैं, सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं और डेली का वीडियो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको समझना है कि संख्या क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं। तो जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होते हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। नंबर्स, संख्याएं। ठीक है, संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, और दूसरा पार्ट जो है इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और इनको कहा जाता है इमेजिन की, मतलब ये केवल इमेजिन किया जा सकता है। इनको काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है ना। तो संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। अब बात करते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता क्या है। आपको इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ नहीं पढ़ना है, फिर भी थोड़ा सा इसके विषय में बता देते हैं। देखिए, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको केवल आप इमेजिन कर सकते हैं, केवल उनका कल्पना किया जा सकता है, वास्तव में वो नंबर होते नहीं हैं। ऐसे नंबर्स कौन होते हैं? उनका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो रूट के अंदर जो निगेटिव वैल्यूज होती हैं, रूट के अंदर निगेटिव वैल्यूज जो भी संख्या होता है, इन्हें कहा जाता है काल्पनिक संख्या। क्योंकि आप जानते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या है तो वो छोटा है, और उसके अंदर अगर निगेटिव लग गया तो कितना छोटा हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो निगेटिव वैल्यूज होती हैं वो 0 से भी छोटी होती हैं। संख्या रेखा पे आपने देखा होगा 0, 1, 2, 3, ये नंबर लाइन होता है ना। ठीक है, इधर जाता है, बीच में 0 होता है, इधर आके -1, -2। तो निगेटिव वैल्यूज क्या होती हैं? 0 से छोटी होती हैं। जब आप 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो संख्या छोटी होती जाती है, और राइट साइड में जाते हैं तो बड़ी होती जाती है। तो यही रीजन है, ये काल्पनिक रेखाओं का एग्जाम्पल है। तो आपको यहाँ पे काल्पनिक रेखा के संख्या के विषय में नहीं ज़्यादा पढ़ना है, आपको वास्तविक संख्या के विषय में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या जो होता है, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि पहला है इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। इन्हें कहा जाता है हिंदी में परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, और दूसरा भाग जो है इनको कहा जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इनको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब बात करते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, और जहां पे P और Q पूर्णांक हो और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता और P तथा Q पूर्णांक हो। क्या हो? P तथा Q इंटीजर्स हो, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण अंक हो ना। तो ये चीज है रेशनल नंबर का डिफिनीशन। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि जब Q 0 के बराबर होगा, आप ध्यान समझिएगा, और आप जानते होंगे कि अगर 0 से किसी भी संख्या या नंबर्स में जब आप डिवाइड करते हैं तो वह संख्या आता है क्या है? अपरिभाषित, इनफाइनाइट आ जाता है ना। तो इसीलिए Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। P 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। P के विषय में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, तो P 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, ध्यान समझिए आप, 1/2 है ना। तो ये देखिए P/Q के फॉर्म में है, बिल्कुल है। Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 0 नहीं है, ये 2 है ना। तो इसलिए ये P/Q के फॉर्म में है, और P तथा Q क्या है? पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 इंटीजर्स है कि नहीं है?
पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? देखिए थोड़ा सा मैं पूर्णांक के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। पूर्णांकों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक ना। थोड़ा सा आप नंबर लाइंस पे देख लेते हैं एक बार। देखिए पूर्णांक यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो यहां से यहां तक की जो संख्याएं होती हैं इनको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है, ठीक है। मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं बोल दे रहा हूं, समझ जाइए। इनको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है और इनको निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। बच गए 0, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यह केवल पूर्णांक है। तो पूर्णांक में ये सभी आते हैं, ये पूर्णांक के पार्ट हैं। तो पूर्णांक निगेटिव वैल्यू वाले भी पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव वाले भी होते हैं और 0 भी होता है। तो यही चीज यहाँ पे आपको देखना है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और P तथा Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब बात करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। बस जैसे रेशनल नंबर है वैसे ही इरेशनल नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है। जहां पे इसमें मैंने कहा कि जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बस वहीं पे आपको बोलना है जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। बाकी सेम चीज वही है, P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। इसमें जो एग्जांपल आते हैं रूट वाले वैल्यूज आते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया और पाई हो गया। पाई से कुछ लोग परिचित नहीं होंगे, हो सकता है सभी लोग परिचित ना हो, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 कहीं कहीं पे होता है और कहीं कहीं पे 3.14 होता है। इसके विषय में थोड़ा ये विवादित है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले ये चीज समझते हैं। देखिए रूट वाली वैल्यू जैसा क्यों हो गया? क्योंकि जो √2 है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 2 तो बाहर आ नहीं सकता, ना तो 3 आ सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि रूट में जितनी संख्याएं होंगी सभी इरेशनल होंगी ना, क्योंकि √4 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि √4 बाहर आ जाएगा 2, √4 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है ना। तो ये तो क्या है? ये तो परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या के डिफिनीशन को फॉलो करता है? एक बार चेक करते हैं ना। तो क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूं? नो डाउट। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें 2/1, तो यहां पे Q 0 के बराबर नहीं है और यह P/Q के फॉर्म में है और P तथा Q पूर्णांक भी है। तो √4 अगर आपसे पूछा जाए तो यह एक रेशनल नंबर है। लेकिन √2, √3, √5, √6, √7, √8 ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर हैं। आ गई बात समझ में? अब बात करते हैं ये पाई के विषय में कि पाई, अगर पाई का मान 22/7 होता है तो यह अपरिमेय कैसे हो गया? बोलिए। अभी मैंने आपसे यही कहा ना, आप लोग भी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ने यही बताया कि अपरिमेय संख्या वो होता है जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, और जो P/Q के फॉर्म में होते हैं उन्हें तो परिमेय संख्या कहा जाता है। तो इस हिसाब से 22/7 तो परिमेय संख्या हुआ, तो पाई अपरिमेय कैसे हो गया? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? और ये सवाल आपके बुक में भी मिलेगा, आपके एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा आगे, लेकिन मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए पाई का जो वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ना तो ये है और ना ही ये है। माना जाता है कि 22/7 मान लिया गया, 3.14 मान लिया गया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है उसका कोई अंत ही नहीं है। 3.14 ऐसे डिजिट आगे चलते जाते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। तो यहां पे इसको माना गया कि पाई का जो वैल्यू है नियर अबाउट 3.14 मान लिया जाता है और 22/7 मान लिया जाता है, जबकि यह एग्जैक्ट मान नहीं है। इसीलिए अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो पाई अगर पूछा जाए तो इरेशनल होगा, परंतु अगर 22/7 पूछा जाए तो वह रेशनल होगा या परिमेय संख्या होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं होना है। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि पाई कैसी संख्या है, आपको ऑप्शन दे देगा रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना, तो इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो आपको यही समझना है कि पाई पूछेगा तो इरेशनल है और 22/7 पूछता है तो रेशनल है। क्लियर ना? और अगर 3.14 पूछा जाए तो 3.14 को तो आप फ्रैक्शन के रूप में तोड़ सकते हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये भी तो रेशनल ही आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई नंबर्स के विषय में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये आपको पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये चीज आपको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी के रूल के हिसाब से आपको HCF फाइंड आउट करना है। क्योंकि HCF LCM तो सभी लोग बहुत निकाले होंगे, लेकिन यहां पे इस प्रकार से आपको निकालना है ना। तो ये होता क्या है, देखिए यूक्लिड ना, यूक्लिड्स। तो यहां पे आपको देखिए, जैसे हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज में ना, जैसे मान लीजिए मैंने 5 में डिवाइड किया 2 से, तो 2 2 = 4 और यहां से 1 बचेगा शेषफल बचता है ना। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाजक। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिवाइजर कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है, डिविडेंड कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, भागफल, कोशेंट कहा जाता है। और इनको कहा जाता है शेषफल, रिमाइंडर कहा जाता है ना। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, जो एल्गोरिथम है, ये यूक्लिड डायलेमा जो है A = BQ + R होता है। क्या होता है, A = BQ + R। तो यहां पे A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R है। ये है B, ये V का वैल्यू है, और ये A का वैल्यू है, और ये Q का वैल्यू है, और ये R का वैल्यू है। बस कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल, समझ गए कि नहीं। ये V का वैल्यू हो गया, A का वैल्यू, और ये Q का वैल्यू हो जाएगा, और ये R का वैल्यू। यही यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका है। अब थोड़ा हम इस पे क्वेश्चन करते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उसका आप HCF निकालिए। क्या निकालिए, HCF, ठीक है। भागफल निकालिए, और वो भी यूक्लिड से निकालिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया गया, मान लेते हैं 12 दे दिया गया, और कुछ बड़ा नंबर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए 84 मान लेते हैं। 12 और 84, लेकिन तो डाइट कर जाएगा, एक ही स्टेप में आ जाएगा। थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो मान लीजिए ये, चलिए 82 मान लेते हैं। 12 और 82 दे दिया गया है, और आपको इसको फाइंड आउट करना है, यूक्लिड से इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले आप भाग विधि से करिए, जो डिवाइड मेथड होता है, मेथड, उसके हिसाब से पहले आप डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या छोटी होती है उससे बड़ी संख्या में भाग करते हैं ना। तो 12 से आप भाग करेंगे 82 में, कितनी बार जाएगा, 12 × 72, 12 × 7 = 84 हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा, 12 × 72। यहां से घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब क्या करते हैं, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो जो शेषफल आता है उसी से भाग किस में देते हैं, जो पहले का भाजक था। तो 12, तो 10 से भाग करेंगे, 12 में 10 × 1 = 10, यहां से शेषफल फिर 2 आ गया, शेषफल 0 नहीं आया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक यह प्रक्रिया हमको करते रहना है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके पहले वाले भाजक में भाग करेंगे, तो 2 से भाग करना है, किसमें, 10 में करना है, 2 बचे 10। अब यहां से शेषफल कितना आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ गया, उस समय जो भाजक होता है वही कहलाता है HCF। ये तो मान लीजिए डिवाइड मेथड हो गया, लेकिन इसके हिसाब से कैसे करना है, तो कुछ भी नहीं है, इसी फॉर्मेट को आपको इस रूप में लिखना है, बस। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे जैसे 3 बार डिवाइड किया गया है, तो 3 स्टेप में होगा। तो स्टेप फर्स्ट जो होगा, देखिए A = BQ + R होता है ना, A = BQ + R। अब ध्यान से समझिए, मैंने बताया था A का मान ये होता है, तो देखिए A बराबर यहाँ पे कितना, 82 है। चलिए 82 बराबर, B = 12 है, और Q = 6 है। 12 × 6, और रिमाइंडर कितना बचा था, 10 बचा था। जब तक R का, ठीक है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा तब तक आपको ऐसे ही करना है। अब सेकंड स्टेप में देखिए आप, सेकंड स्टेप में फिर वही A बराबर कितना, यहाँ पे 12 है ना, जो चीज यहाँ पे होगा, यहाँ से आप पकड़ लीजिए, जो यहाँ पे होगा अब इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक। और 12 में भाग दिया गया था 10 से ना, कितनी बार गया था, 1 बार गया था, तो 10 × 1 = 10 और +2। अभी भी R 0 नहीं है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस करना है। ये सेकंड स्टेप था, ठीक है ना। ये कौन सा स्टेप था, सेकंड स्टेप था। और स्टेप 3 लास्ट वाला स्टेप है, इसमें 10 में भाग दिया गया था 2 से, जो कि 5 बार गया, और शेषफल बच गया 0। और जैसे ही शेषफल 0 आया, तुरंत यहाँ पे जो B का वैल्यू होगा वही हमारा कहलाएगा HCF। क्या कहलाएगा,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त, ठीक है, इसे कहा जाता है। यूक्लिड से इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। तो ये प्रक्रिया अगर आप लगाकर करेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगा आपको। अगर डायरेक्टली आप डिवाइड करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा तब पॉसिबल है जब छोटे नंबर्स होंगे। जैसे कि छोटा नंबर था, इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे। मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा नंबर दे देगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मेट में कर लें और इसी फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में चेंज कर दें। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे आपका जो बेसिक था इस चैप्टर का मैंने आपको बता दिया है। अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। तो जो प्रश्नावली पहला है, सबसे पहले 1.1 क्लियर करवाऊंगा। एक तरफ से आपको पूरी प्रश्नावली मिल जाएगी सोल्यूशन सहित। और आपको कहीं भी कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा हो कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है या कुछ मैंने गलत बता दिया है, तो प्लीज कमेंट कर दिया करिए। जो भी होगा मैं इसमें सुधार करना चाहूंगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं आपके आस पड़ोस में है, आपके रिलेशन में है, सभी के पास इस वीडियो को शेयर करना है। 9, 10th, 11th, 12th के सभी एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।